Can judge decide fate of law that elevated them? अब सवाल तो ये है कि एक कानून आया और उस कानून ने एक जज को वहां एलिवेट कर दिया या बिठा दिया। अब एलिवेट होगा, पॉइंट नहीं, पॉइंट तो ऑलरेडी है। या उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना दिया उस कानून ने, तो क्या वही जज उस केस की बाबत डिसीजन दे सकते? उस अमेंडमेंट की बाबत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, एक तरमीम आई और उस तरमीम के नतीजे में जज साहबान एलिवेट हुए और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बन गए, या वो उस बेंच का हिस्सा बन गए जो उसका फेट डिसाइड कर रहा है किसका? 26 अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंटरेस्टिंग है और ऐसा भी चल रहा है। और साथ ही कुछ ये भी व्यू है कि 27th अमेंडमेंट, आल दो कि इसी अखबार की खबर थी, हमने वो उस पर डिस्कस भी किया, लेकिन अभी तक कोई भी पाइपलाइन में नहीं है 27th अमेंडमेंट। हाँ, इसके लकूनों को रेक्टिफाई करने के लिए ना कोई अमेंडमेंट लाई जाए। इस अमेंडमेंट में कुछ लकूने हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे तश्कील होगा, उसका तरीकाकार किस तरह वजह होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसमें लैकिंग है, मिसिंग है, या वो रिफाइन ट्यून होंगी, बेहतर होंगी जब कभी ये सिस्टम में चलेंगी। कैन जज डिसाइड फेट्स ऑफ लॉ दैट एलिवेटेड देम? वही कानून जिसने उनको एलिवेट किया है, वहां बिठाया है, क्या वही जज उस कानून की बाबत कोई डिसीजन दे सकता है, फैसला दे सकता है? मनीर मलिक। अब यहां इंटरेस्टिंग देखिए, मनीर ए, ये एक वकील साहब का नाम है, रिनाउंड काउंसिल। अब अगर आपने न्यूज़पेपर पे देखिए तो ए के बाद ये फुल स्टॉप है, इसका मतलब है ए से अहमद भी हो सकता है, ए से कोई और वर्ड है। ये फुल स्टॉप का एक और यूज है। फुल स्टॉप फिक्रे के आखिर में हम लगाते हैं, बहुत कॉमन लगाते हैं। इसका ये इस्तेमाल जो है, जो कि इस किसी लफ्ज की कंट्रैक्शन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बताता है कि ये लफ्ज मुकम्मल नहीं है। सेवरल टाइम में जैसे कह डी आ रहा है डॉक्टर, अक्सर ये फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, लेकिन ये लगाना चाहिए। ये डॉक्टर के फुल फॉर्म या फुल स्पेलिंग नहीं है। इसी तरह ही अब इसके नाम के साथ अगर फुल स्टॉप है तो इसका मतलब है ये एक नाम मुकम्मल, इसके मुकम्मल स्पेलिंग नहीं है। मनीर मलिक सेज ओनली प्री 26 अमेंडमेंट जज शुड इट ऑन फुल बेंच। वैसे शुड की जगह वुड होना चाहिए था। शुड, आज पिछले दिनों मैंने बताया था क्यों मैंडेट करता है। अब काउंसिल के भी ये बयान में या काउंसिल ने जैसे भी बोला है या आर्गू किए है, हबार को मेरा ख्याल है कि यहाँ वुड लिखना चाहिए था, क्योंकि काउंसिल के आर्गूमेंट में भी ऐसी लचक नहीं होती। तो वुड भी, शुड भी, बहरहाल दैट्स ओके, नॉट इज रॉन्ग, बट अगर वुड होता तो मजीद इसको एम्फसाइज कर रहा होता। अब ये क्या है कि जो 26 अमेंडमेंट से पहले के जज हैं उनको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, इस लॉ को या इस अमेंडमेंट को डिसाइड करने के लिए कि क्या ये अमेंडमेंट लीगल हैं, नहीं हैं, ये हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। बात मैं बताता चलूं कि जो पार्लियामेंट का काम होता है या असम्बली, वो प्रोविंशियल असम्बली आइदर या वो नेशनल असम्बली है, कोई भी लॉ जो है, जैसे अपनी पूरी मोडालिटी के बाद जब कंप्लीटली बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियारात है कि उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकती हैं, हाई कोर्ट भी कर सकती हैं अगर प्रोविंशियल लॉ है। ये भी यहाँ क्वेश्चन है कि वफाक का लॉ है तो क्या कोई हाई कोर्ट कर सकती है। लेकिन पिछले दिनों ये हुआ था, पीपीसी की एक सेक्शन को, जो कि बहुत पुराना 1860 का था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था हाई कोर्ट में ही। लेकिन अगेन ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें अबहाम होता है,
वो कन्फर्मिटी के साथ नहीं होते और उनमें डाइवर्जेंट ओपिनियन होती है, डिसेंटिंग व्यूज आते हैं। जजेस के अपने अपने ख्यालात होते हैं कि एक वफाकी लॉ है तो उसको जो वफाकी कोर्ट है या जो मेन कोर्ट है एपिक्स कोर्ट है, एपिक्स कोर्ट या एपिक्स बॉडी का लफ्ज याद रखिए। एपिक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, हाई कोर्ट के लिए। एपिक्स बॉडी टॉपेस्ट बॉडी, उससे आगे कोई बॉडी नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई कोर्ट नहीं होती। तो ये एपिक्स कोर्ट का काम है, यानी सुप्रीम कोर्ट का काम है। इस्लामाबाद कॉलन A members of the 8th judge constitution bench, अगेन 8 को हाइफन के साथ उसने मिला के जज का लफ्ज जजेस नहीं कहा, और अगर 8 को अलहदा लिखता और तो फिर जो उसने जजेस लिखने थे हाइफन का अगर यूज ना करता तो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये देखिए आपके अखबार में ये लफ्ज हाइफन का यूज आ रहा होगा, छोटी सी डैश नमा। आगे जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फर्दर इसको एलैबोरेट करता है, आइदर तो शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कर रहा होता है समटाइम, और समटाइम फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कर रहा होता है। राउंड ब्रैकेट दी और सी बी लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सी बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब ये है कि एक अलहदा से इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को बाकी इबारत से लेसर वैल्यूएट किया जाएगा। The Supreme Court on Tuesday, Supreme Court on Thursday wonders, Thursday, Supreme Court जो है इस बात पे अमेज है, हैरान है, whether it would be a pointless to hear challenge to the 26th constitutional amendment if its members has to ignore Article 191A of the Constitution 1973 यहाँ बात नहीं हो रही, लिखा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ही की बात हो रही है। अब वो कहते हैं जी क्या ये पॉइंटलेस है? पॉइंटलेस होता है कि जिसका कोई लीगल वैल्यू ना हो, सेंसलेस, फजूल, फ्यूटाइल, बेसलेस, बेबुनियाद, बेमानी, ये सारे मीनिंग हैं कि क्या ये बेमानी है, पॉइंटलेस है, under which the present bench was formed। हाँ, ये बहुत अहम बात है। और आगे जज साहब के रिमार्क्स हैं, अगेन देखिएगा ये रिमार्क्स जो हैं चलते हैं डबल कोटेशन मार्क के साथ, डबल कोट मार्क के साथ ऐसे ये रिमार्क्स चल रहे हैं। इसके अंदर लिखा गया है, इसका मतलब है जो जज साहब ने कहा है या जो किसी स्पीकर ने कहा है, जो राइटर ने कहा है, उसकी सेम रिप्रोडक्शन है। वी शुड रिक्यूज, अच्छा हाँ, वी शुड रिक्यूज, हम अपने आप को प्रोसीडिंग से अलग कर लेंगे। रिक्यूज अगर लीगल पार्लेंस ज़बान, लीगल ज़बान में देखा जाए तो किसी जज का या अथॉरिटी का खुद को किसी केस से अलग कर लेना, इसका मतलब माफी भी होता है, बट मेनली अगर इसे लीगल में देखा जाए तो ये होता है फॉर अ जज, या कोई जूरर है या कोई सालिस भी हो सकता है, कोई वो जुडिशियल प्रोसीडिंग से खुद को अलग कर लेता है। जज हु disassociate himself from the proceeding, लीगल प्रोसीडिंग या उस केस में जो होती है। तो जैसे आप कह रहे हैं वी शुड रिक्यूज, अक्सर औक़ात ये रिक्यूज ही होता है जब कोई जज जो है किसी केस में कोई डिसीजन नहीं देना चाहता, उसके सेवरल वजूहात हो सकती हैं। वो समझता है कि वो बाइस ना हो, या उसके खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन उस केस पार्टिकुलर के बारे में ना हो, या उसके उस पार्टिकुलर केस में कहीं वो ऑलरेडी कोई फ्रीक या एज ए काउंसिल भी ना रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें कोई जो फ्रीक है उसका कोई रिलेटिव हो। रिजाइल, दूसरी बात जज साहब ने की कि हम रिजाइल कर लेंगे, क्या करेंगे खुद को, इसका मतलब भी होता है रिजाइल
मुड़ जाना, पीछे हट जाना, विदड्रॉ कर लेना, किसी आमतौर पर रिजाइल किसी कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को कहते हैं या किसी स्टेटमेंट से। हम वो जैसा आप कह रहे हैं कि हम रिक्यूज कर लेंगे, रिजाइल कर लेंगे एंड राइज। और राइज ऑफ कोर्ट होता है अदालत का जो है उठ जाना, काम बंद कर देना, स्टॉप कर देना वर्क, अडजर्न कर देना। इफ वी डोंट अगेन कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल है डू नॉट। और ये काम किया का मान है हैज जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 191A। अब यहां कोटेशन मार्क बंद कर दी, ये पार्टिकुलर अल्फाज हैं। ऑब्जर्व जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये जज साहब के, मोहम्मद अली मजहर साहब के खास अल्फाज हैं कि अगर ऐसा ही है कि जैसे कि जो अमेंडमेंट एलिवेट कर रही है, जो लॉ किसी को प्रमोट कर रहा है, एलिवेट कर रहा है, और उस लॉ की बाबत ही कौन कैसे फैसला कर सकता है किसी बेंच में बैठ के। ये तो प्रोप्राइटरी डिमांड भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिंग दैट द बेंच मस्ट रिमेन्स विद इन द confines of the provision under which it was constituted. The observation came when Justice आयशा ए मलिक, अच्छा ये मुनीर ए मलिक भी उसी तरह ही लिखा है और आयशा ए मलिक भी उसी तरह ही लिखा है जैसे मैंने पहले पॉइंट किया है। इसका मतलब है कि आयशा ए मलिक, ए का मुकम्मल नाम कंप्लीट नहीं है, आयशा अहसान मलिक भी हो सकता है। While supporting the formations of the full court, asked whether a constitutional amendment could be relied upon to determine its own validity. Relied upon legal parlance में, legal ज़बान में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी पे डिपेंड करना। वैसे इसका मतलब relied upon ट्रस्ट करना, भरोसा करना। तो ये तो हियरिंग थी जो कल हुई ये केस की बाबत, जो अमेंडमेंट का केस था, और ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग की बाकायदा एप्लीकेशन की थी और उसके बाद ये एप्लीकेशन अलाउ हुई और देन ये रिमार्क्स से अभी केस पेंडिंग है।